नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का जो चैप्टर 3A है, अध्याय 3 का है, जो कि 1983 के अमेंडमेंट के थ्रू जो है इस एक्ट में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत जो है टोटल 10 सेक्शंस हैं, 10 धाराएं हैं। सेक्शन 23A से लेकर सेक्शन 23J तक की टोटल 10 सेक्शंस हैं और इन सेक्शंस में प्रोविजन किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिधारी की बेदखली के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस हैं। अब यहां पर बात को समझिएगा कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 के ई और एफ जो बिंदु है, ई और एफ जो पॉइंट है, ये भी जो है वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के संबंध में प्रावधान करते हैं कि जो भूस्वामी है वह अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, अगर वह नैवासिक प्रयोजनों के लिए है तो ई खंड के अंतर्गत, और अगर वह अनावासिक प्रयोजनों के लिए है तो एफ खंड के अंतर्गत जो है इनके तहत न्यायालय में वाद दायर कर सकता है अपने अभिधारी की बेदखली के लिए। तो वहां पर जो है सामान्य प्रोविजन है, कॉमन प्रोविजन है, लेकिन इस चैप्टर में, चैप्टर 3A में जो है विशेष प्रावधान दिए गए हैं, स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कुछ स्पेशल लोगों के लिए, कुछ स्पेशल भूमि स्वामियों के लिए। अब ये स्पेशल भूमि स्वामी क्या है, तो बात को समझिएगा। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आप जो है इस चैप्टर की जो सबसे लास्ट वाली सेक्शन है, सेक्शन 23J, इससे शुरू कीजिएगा, जिसमें यह बतलाया गया है कि वे कौन से भूमि स्वामी हैं जिनके लिए यह चैप्टर जो है विशेष प्रावधान करता है, स्पेशल प्रोविजन करता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 23J के अंतर्गत जो भूमि स्वामी की परिभाषा दी गई है, जो लैंडलॉर्ड की परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा जो है केवल चैप्टर 3A के लिए है, अध्याय 3 का के लिए है। और इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भूस्वामी से अभिप्रेत है कोई ऐसा भूस्वामी जो, अब यहां से समझिएगा, टोटल 5 बिंदु है, 5 पॉइंट्स हैं, जो सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है, मतलब जो कि गवर्नमेंट का रिटायर्ड सर्विसमैन है, कर्मचारी है, वह इस सेक्शन के अंतर्गत भूमि स्वामी माना जाएगा। और इसके साथ साथ रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्य, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस सर्विसेज के जो रिटायर्ड जो उनके मेंबर्स हैं, उनको भी जो है यहां पर भूमि स्वामी के अंतर्गत माना गया है। और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व की या उनके द्वारा नियंत्रित जो कंपनियां हैं, जैसे हम बात करें कि BHEL है, या ऐसी भी जो सरकारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इन कंपनियों का कर्मचारी है और वह सेवानिवृत्त हो गया, बात समझिएगा, इन कंपनियों के जो कि भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी के भी अधीन कंट्रोल में है, तो उन कंपनियों के सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड सर्विसमैन हैं, उनको भी जो है इस सेक्शन के अंतर्गत भूमि स्वामी माना गया है, इस सेक्शन के अंतर्गत भूमि स्वामी के रूप में लिया गया है। फिर इसके बाद कोई विधवा महिला है या फिर कोई विच्छिन्न पत्नी है, मतलब कि विवाह विच्छेद वाली पत्नी है जिसका डाइवोर्स हो चुका है, वह भी इसके अंतर्गत भूमि स्वामी के अंतर्गत आएगी। और इसी के साथ साथ आगे हम देखें कि कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई हैंडीकैप पर्सन है, उसको भी जो है यहां पर शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ आखिरी वाला जो 5वां बिंदु है, वो कहता है सरकार का कोई ऐसा कर्मचारी या रक्षा सेवाओं का कोई ऐसा सदस्य जो सरकारी स्थान के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग जो है ऐसी जगह पर की गई है जहां पर उसका खुद का निवास स्थान है। तो इस कारण से, क्योंकि वहां पर उसका खुद का निवास स्थान है, इस कारण से वह जो है ऐसे सरकारी आवास का, सरकारी स्थान का हकदार नहीं है। या फिर अगर उसको ऐसा शासकीय आवास दिया जाता है तो उससे जो है शास्ती भाड़े के रूप में, मतलब भाड़ा जो है एक पेनल्टी के रूप में जो है उससे लिया जाता है। तो ऐसे कर्मचारी जो हैं, ऐसे सेवाओं के जो सदस्य जो हैं, इनको भी जो है इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 23J के अंतर्गत भूमि स्वामी माना गया है। और इन्हीं सभी लोगों के लिए, इन सब भूमि स्वामियों के लिए जो है इस सेक्शन में, इस चैप्टर में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर इन भूमि स्वामियों को अपना जो स्थान है, इनका जो निवास स्थान है या जो भी इनका स्थान है,
उस स्थान को अगर खाली कराना है, उस स्थान में से जो है अभिधारी की बेदखली करवाना है, तो वह इस चैप्टर के अंतर्गत, जो कि स्पेशल प्रोविजंस करता है इनके लिए, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है आवेदन कर सकते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है अपने उस स्थान को अभिधारी से बेदखल करा सकते हैं। तो इस चैप्टर में आगे क्या प्रोविजंस है देखते हैं। मित्रों, सेक्शन 23 जे के अंतर्गत जो भूमि स्वामियों का उल्लेख किया गया है, जो भूस्वामियों का उल्लेख किया गया है, ये भूस्वामी जो है अपने किसी ऐसे स्थान को जो उन्होंने भाड़े पे दिया हुआ है, उस स्थान में से अगर अभिधारी को, किराएदार को बेदखल कराना चाहते हैं, उसको जो है बाहर करना चाहते हैं उस स्थान से, तो ऐसी स्थिति में ये जो भूमि स्वामी है, यह सेक्शन 23A के अंतर्गत, बात समझिएगा, सेक्शन 23A के अंतर्गत जो है यह आरसीए को, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को आवेदन देंगे। अब ये आवेदन जो है कैसे बनेगा? ये आवेदन जो है उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से सीपीसी के अंतर्गत जो वाद पत्र निर्मित किया जाता है, जिस प्रकार से वाद पत्र तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से, उसी तरह से जो है यह एक आवेदन तैयार करेंगे और वह आवेदन जो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को इन आधारों के साथ कि भाई इनको जो है अपने वास्तविक आवश्यकता के लिए, निवास के लिए इनको जरूरी है, या इनको जो है किसी अनिवासिक प्रयोजनों के लिए उस स्थान की आवश्यकता है, तो ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेंगे। अब जब भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास आवेदन आ जाएगा, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है सेक्शन 23B के अंतर्गत जो है ऐसे अभिधारी को, ऐसे किराएदार को जो है समन जारी करेगा, जो कि सीपीसी के अंतर्गत जो समन के प्रावधान है, जैसे कि आदेश 5 और आदेश 16 के अंतर्गत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार जो है ऐसा समन किया जाएगा। अब यहां पर आगे चलने से पहले एक चीज आप समझ लीजिएगा कि ये जो भूमि स्वामी है, यह अगर किसी स्थान को इन्होंने अंतरण द्वारा प्राप्त किया है, इन्होंने जो है ट्रांसफर के थ्रू अगर इन्होंने प्राप्त किया है, तो जिस डेट को इन्होंने ऐसा स्थान अंतरण द्वारा प्राप्त किया है, उस डेट से 1 साल के भीतर, 1 ईयर के अंदर जो है यह भूमि स्वामी जो है ऐसा आवेदन नहीं कर पाएंगे। इनको जो है 1 साल इंतजार करना होगा। अगर इन्होंने अंतरण द्वारा प्राप्त किया है, तो उस अंतरण की तारीख से 1 साल तक जो है यह ऐसा कोई आवेदन आरसीए को नहीं दे पाएंगे, लेकिन 1 साल के बाद जो है यह आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर जो है हम देखें तो इन्होंने आवेदन किया आरसीए को, आरसीए जो है क्या करेगा? आरसीए जो है अब अभिधारी को समन भेजेगा सेक्शन 23B के अंतर्गत। अब जब जो है अभिधारी के पास समन आ गया, अब यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई अभिधारी जो है ऐसे मामले में क्या करेगा? तो ऐसे मामले में देखिए, बात समझिएगा, इस चैप्टर में अभिधारी को बहुत ही लिमिटेड राइट दिए गए हैं अपना कॉन्टेस्ट करने के लिए, अपना प्रतिवाद करने के लिए। लेकिन अब यहां पर किस प्रकार से दिया है, क्या लिमिटेशंस है? तो जिस तारीख को समन उस अभिधारी को प्राप्त हुआ है, वह उस डेट से 15 दिन के भीतर, एग्जाम में पूछा जाएगा, 15 दिन के भीतर जो है एक आवेदन शपथ पत्र के साथ जो है आरसीए को देगा, आरसीए के समक्ष पेश करेगा कि भाई इस मामले में वह जो है प्रतिवाद करना चाहता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास भी कुछ ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर उसकी बेदखली नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो है आरसीए को जो है 15 दिन के भीतर अगर वो आवेदन दे देता है, तो आरसीए जो है इस बात पर, आवेदन पर विचार करेगा और आरसीए को लगता है कि ऐसे अभिधारी को उसका प्रतिवाद करने की परमिशन देनी चाहिए, तो वह आरसीए जो है ऐसे अभिधारी को प्रतिवाद करने की परमिशन दे देगा। अब जब प्रतिवाद करने की परमिशन मिल गई, अब यहां पर आरसीए क्या करेगा? यहां पर आरसीए जो है मामले को जो है दोनों पक्षों को सुनेगा, पूरी प्रोसीडिंग करेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि आरसीए जो है किस प्रक्रिया का उपयोग करेगा ऐसे मामले को जो है निपटाने के लिए, इसका डिस्पोजल करने के लिए। तो यहां पर हम देखें सेक्शन 23D के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि आरसीए जो है स्मॉल कॉज कोर्ट जिस प्रकार से प्रोसीडिंग करती हैं, लघुवाद न्यायालय जो होते हैं, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय जो होते हैं, ये जिस प्रकार से प्रोसीडिंग करते हैं, उसी प्रकार से जो है आरसीए इनके आवेदन को डिसाइड करेगा, इनके आवेदन में प्रोसीडिंग करेगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी कि भाई यहां पर जब आरसीए
के समक्ष ये आवेदन दिया जाता है और सेक्शन 23D के अंतर्गत आरसीए जो है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय की प्रक्रिया के तहत इस मामले को निपटा रहा है। पर इस मामले में आरसीए को एक उपधारणा कर कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक प्रिजम्पशन कर कार्रवाई करनी होगी, जो कि प्रिजम्पशन सेल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है। सेल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा वाली, देखिए एविडेंस एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत 3 उपधारणाएं है ना, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक प्रूफ। तो उपधारणा करेगा ये विधि की खंडनीय उपधारणा है, तो इस उपधारणा को करते हुए जो है न्यायालय जो है इसमें प्रोसीडिंग करेगा। अब जब कोई अधिकारी या न्यायालय किसी बात की उपधारणा कर लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास चला जाता है? बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अपोजिट पक्ष के तरफ चला जाता है। तो इस मामले में यह साबित करने का भार किसके ऊपर होगा कि जो भूमि स्वामी है इसको वास्तविक आवश्यकता नहीं है, या भूमि स्वामी जो है इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं आता है, या और कोई कारण है जिसलिए अभिधारी को मकान से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। ये सब की सब उपधारणा, ये सब की सब जो है साबित करने का भार किस पर होगा? अभिधारी पर होगा, क्योंकि न्यायालय यहां पर आरसीए का न्यायालय जो है यह उपधारणा कर काम करेगा कि ये जो आवेदन किया गया है इसमें जो तथ्य रखे गए हैं वह तथ्य सही है और इन भूमि स्वामियों को उस मकान की आवश्यकता है। तो यहां पर जो है ये उपधारणा को उल्लेख किया गया है सेक्शन 23D के अंतर्गत। अब इसके बाद सेक्शन 23E को देखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सेक्शन 23D के अंतर्गत आरसीए ने जो है स्मॉल कॉज कोर्ट की तरह मामला सुनकर अपना निर्णय दे दिया, अपना फाइनल जजमेंट दे दिया कि भाई अभिधारी को बेदखल करना है, अभिधारी को मकान खाली करना होगा। अब अभिधारी के पास क्या ऑप्शन है? तो सेक्शन 23A जो है यह प्रावधान, ई जो है यह प्रावधान करती है कि आरसीए का जो निर्णय है वह अंतिम निर्णय है, फाइनल निर्णय है, लेकिन जो व्यथित पक्षकार है वह क्या कर सकता है? वह हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर कर सकता है, पुनरीक्षण दायर कर सकता है आरसीए के आदेश के विरोध में कि भाई ये जो निर्णय है यह सही नहीं दिया गया है, तो उसके लिए हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल होगा। अब यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 23A के अंतर्गत आरसीए के आवेदन, आरसीए के निर्णय की जो रिवीजन है वो कहां पर होगा? तो कहां पर होगा? हाई कोर्ट में होगा। अब दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है कि आरसीए के आदेश के कितने दिन के भीतर रिवीजन करना होगा? तो इस सेक्शन में बताया गया 90 डेज, जो लिमिटेशन है वह 90 डेज है। अब इसके बाद जो अगला इसका सेक्शन है सेक्शन 23F, जो कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बारे में प्रावधान करता है, रोके जाने की अवधि। अब बात को समझिएगा कि भूमि स्वामी ने इस चैप्टर के अंतर्गत, जो भूमि स्वामी है धारा 23J के अंतर्गत, इन्होंने आवेदन किया और आरसीए ने निर्णय दे दिया कि अभिधारी को खाली करना है। अब जो अभिधारी है वह क्या करता है? वह अभिधारी उस निर्णय के विरुद्ध रिवीजन में चला जाता है हाई कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट में रिवीजन में गया, पुनरीक्षण के लिए गया, तो हाई कोर्ट जो है आरसीए के आदेश को स्टे कर सकता है, उसको जो है उस आदेश को रोके जाने का आदेश दे सकता है। लेकिन वो स्टे कितने पीरियड तक प्रवर्तन में रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक प्रवर्तन में रहेगा, जिसके बारे में प्रोविजन यहां पर किया गया है, वह स्टे जो है वह रोके जाने का आदेश जो है 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा। 6 माह के बाद जो है वह आदेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर जो है सेक्शन ई तक जो है, एफ तक जो है, ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं मित्रों, सेक्शन 23G के अंतर्गत अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि आरसीए ने अभिधारी को बेदखली का आदेश दे दिया है। तो ऐसी बेदखली के आदेश से जो है कितने समय के भीतर जो है ऐसे भूस्वामी को उस स्थान का अधिभोग एवं कब्जा दिया जाएगा। अब इस सेक्शन में यह प्रावधान किया गया है कि जिस तारीख को आरसीए ने आदेश दिया है, जिस तारीख को ऑर्डर हुआ है, उस तारीख से 2 माह के पहले तक, ध्यान दीजिएगा, 2 माह से पहले जो है ऐसा कब्जा जो है भूमि स्वामी को नहीं दिलवाया जाएगा। 2 माह के बाद ही जो है इसमें कब्जे की कार्रवाई की जाएगी। अब इसके लिए रीजन ये है, कारण ये है कि उस किराएदार को दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए टाइम दिया गया है कि 2 माह के भीतर वो है कहीं और शिफ्ट हो जाए, और उसके बाद जो है, लेकिन अगर 2 माह में किराएदार खाली नहीं करता है, कब्जा भूमि स्वामी को नहीं देता है, तो 2 माह के बाद जो है यहां पर एग्जीक्यूशन के लिए यह आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो 2 माह का टाइम पीरियड यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है
अगर वह स्थान अनिवासिक प्रयोजनों वाला था जिसके लिए ऐसा आदेश दिया गया है, तो अनिवासिक प्रयोजनों वाले स्थान की दशा में ऐसा भूमि स्वामी जो है क्या करेगा, अगर वह स्थान अभिधारी के द्वारा 10 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक जो है किराए में धारण किया गया, किराए पर लिया गया था और वो 10 साल से उसमें रह रहा है या 10 साल से उसमें जो है व्यवसाय कर रहा है या उससे अधिक की अवधि तक जो है उसका व्यवसाय उसमें कराया उसने, तो ऐसी स्थिति में ऐसा भूमि स्वामी उस किराएदार को 1 साल के दुगने तक की राशि, समझिएगा 1 वर्ष के दुगने तक की राशि जो है प्रतिकर के रूप में उसको जो है अदा करेगा। वहीं अगर 10 वर्ष से कम के अवधि के लिए किराए पर लिया गया था तो ऐसा भूमि स्वामी उसको जो है कितनी राशि जो है कंपनसेशन देगा, 1 साल के किराए के लिए। मतलब अगर 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए किराए पर दिया गया था तो वहां पर जो है 1 साल के दुगने तक का किराया जो है उसे कंपनसेशन देना होगा। और अगर 10 साल से कम की अवधि के लिए दिया गया था तो 1 साल की जो भी किराया है उसकी रकम के बराबर जो है कंपनसेशन देना होगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 23G के अंतर्गत जो है यही सारे प्रावधान दिए गए हैं। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि अब जब कब्जा भूमि स्वामी को दिला दिया गया है, कब्जा जो है भूमि स्वामी को दे दिया गया है, अब यहां पर एक बाउंडेशन है कि जिस डेट को कब्जा भूमि स्वामी को दिलाया गया है उस तारीख से 2 वर्ष की तारीख तक, ध्यान रखिए कितने टाइम पीरियड है, 2 वर्ष की कालावधि तक यह भूमि स्वामी उस स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर नहीं देगा। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनको कब्जा प्राप्त होने के बाद अब ये जो है इस स्थान को जो है जिसका कब्जा इन्होंने इस सेक्शन के तहत आवेदन कर जो प्राप्त किया है उसको 2 साल तक किसी अन्य को किराए पर नहीं देंगे। और इसी के साथ साथ इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर ऐसा भूमि स्वामी जो है ऐसे स्थान का अधिभोग 2 माह के, जैसे कब्जा दिया गया, अब कब्जा देने के बाद इनको कब्जा प्राप्त हो गया है लेकिन उस स्थान का अधिभोग जो है 2 मास के भीतर ये स्टार्ट नहीं करते हैं, उसमें वो काम नहीं करते हैं जिसके लिए इन्होंने लिया गया था, तो ऐसी स्थिति में आरसीए को जो है आरसीए इस पे कार्रवाई कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान जो है इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 23H, अब ये कहती है कि बेदखली के लिए पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही लंबित रहने तक भाड़े का निक्षेप। तो भाई अगर पुनरीक्षण लंबित है तो उस समय जो भी किराया है वो जमा करता रहना पड़ेगा, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है। और इसके बाद जो लास्ट सेक्शन हम देखें इसकी 23I के अंतर्गत, अब उसमें यह उल्लेख किया गया है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे भूस्वामी ने ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने के लिए किया था, या जो तुच्छ आवेदन था, तुच्छ कारणों से किया था या तंग करने वाला आवेदन था, या फिर जो किराएदार है उसने जो अपना कॉन्टेस्ट करने के लिए, प्रतिवाद करने के लिए जो आवेदन दिया था वह अगर तुच्छ या तंग करने वाला था, तो दोनों ही स्थिति में जो है इनके ऊपर जो है क्या लगाया जा सकता है, प्रतिकरात्मक खर्चे लगाए जा सकते हैं, जो कि कितना हो सकेंगे, 6 मास के किराए के बराबर। बात समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहां पर भी, 6 महीने के किराए के बराबर की राशि तक का जो है आरसीए या तो ऐसे भूमि स्वामी पर अगर इन्होंने तुच्छ तंग करने वाला आवेदन दिया था, या फिर ऐसे किराएदार पर, अभिधारी पर जिसने तुच्छ या तंग करने वाला आवेदन दिया था, इनके ऊपर जो है प्रतिकरात्मक खर्चों के लिए जो है यह जो है इसमें ऐसा कह सकते हैं कि उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको जुर्माना यहां पर नहीं बोलेंगे, प्रतिकरात्मक खर्चों के लिए आदेश दिया जा सकता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत यही सारी बातों का उल्लेख किया गया है। तो हमने जो है सारे यहां पर देखे सेक्शन 23A से लेकर सेक्शन 23J तक के सारे प्रावधान देखे, जिसमें सबसे पहले जो है सेक्शन 23J आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है बाकी सेक्शन जो मैंने आपको बताई, जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो सारी यहाँ पर। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 3A है, अध्याय 3 का है, उसका अध्ययन किया, जिससे जो है परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।